उत्तर प्रदेश के रहने वाली एक लड़की को प्रदेश के ही रहने वाले एक लड़के से सोशल मीडिया के जरिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत हो जाता है और एक ऐसी परेशानी से वो लड़की गुजर रही होती है जिन्हें दिन रात वो परेशानी उन्हें खाए जा रही थी। समाज में इधर उधर घूमना फिरना और रिश्तेदारों में भी जाना उनके लिए बेहद परेशानी का सबक था। किसी भी तरह ये बात अपने उसी दोस्त से बताता है और बताने के बाद उसे दोस्त यकीन दिलाता है, यानी उसका प्रेमी यकीन दिलाता है ये जो आपके पास परेशानी है बहुत ही मामूली है, छोटी है, थोड़ी बहुत खर्च करके इस परेशानी से आप जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों था क्या, अब लड़की बेहद ही खुश हो जाती है कि जिस समस्या से परेशानी से वो इतने समय से जूझती आ रही है और जो एक सर दर्द बन चुका है वो अब ठीक होने वाला है, अब पूरा खत्म होने वाला है, अब अपने प्रेमी पर विश्वास कर लेता है। दोस्तों लेकिन ये बात दूर दूर तक उनके जहन में और दिमाग में और सोच में भी नहीं आया था शायद इनकी कीमत इतनी हो जाएगी कि जान देकर भी इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती है, नहीं चुकाया जा सकता है। सच्ची और यह दर्द भरी एक कहानी है, एक दास्तां है। दोस्तों जब आप अंत तक सुनेंगे आपको उससे पहले बेहद ही दर्द का महसूस होगा। नमस्कार दोस्तों, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वांदा जिला के गोएरा मुंगली की एक मुस्लिम परिवार का है। एक बेहद ही साधारण परिवार में एक बच्ची यानी लड़की का जन्म होता है और धीरे धीरे जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर देता है, छोटे मोटे काम करना खुद से शुरू कर देते हैं और माता पिता और परिवार के लोग भी उन्हें घर के कामकाज करना, खाना बनाना और रसोई की तमाम काज सिखाना शुरू कर देता क्योंकि वो लड़की होती है। दोस्तों छोटी उम्र से ही अधिकतर जो घर का काम होता है वो सीख चुकी होती है और बड़ी हो जाती है, और उतनी भी बड़ी नहीं जिन्हें आप उसी दौरान वो गर्म पानी कर रही होती है। अब जाने कहिए अनजाने में कहिए जानबूझ कर तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन वो इतनी गर्म और खौलता हुआ पानी जब वो लेके जा रही होती है तो पैर से एक वस्तु टकराता है और वो पानी सीधे उनके शरीर पर अलग अलग हिस्से पे पड़ता है और जो लड़की होती है वो बेहद वो पानी जो ही उसके शरीर पर अलग अलग हिस्से पे पड़ता है तो जैसे लगता है कि इतनी दर्द इतनी पीड़ा होती है। इस दर्द और पीड़ा के वजह से वो जोर जोर से चिल्लाती है, चीखती है। फिर परिवार के अन्य सदस्य आते हैं, उठा कर जितना जल्दी हो सके कुछ न कुछ प्राथमिक उपचार वो खुद से करते हैं। इनके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उन्हें जले हुए भागों को ठीक ठाक किया जाता है, दवा और मलहम पट्टी की जाती है। दोस्तों कुछ ही समय में वो आराम हो जाता है और ये इलाज कुछ लंबा समय तक चलता है क्योंकि शरीर का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। लेकिन अंत तक लंबे समय इलाज होने के बावजूद, क्योंकि साधारण परिवार है, एक बहुत बड़े या अच्छे या शहरों के हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वांदा के ही एक छोटे से हॉस्पिटल में जाते हैं और जैसे अपने परिवार के क्षमता के अनुसार उनका इलाज करवा देते हैं। लेकिन इलाज करवाने के बावजूद भी उनके शरीर पर एक दाग रह जाता है, यानी उजला एक निशान और जला हुआ एक प्रतीक साफ साफ झलकता है। कोई भी और कैसे भी व्यक्ति जब उनके चेहरे की तरफ देखता है तो एक दाग, एक धब्बा और जला हुआ चेहरा वो साफ साफ दिखता है। दोस्तों अब था क्या, अब जो ही परिवार में और आस पड़ोस के लोग देखता और चिढ़ाने के लिए जली हुई लड़की, जला हुआ चेहरा, जला हुआ मुंह, ऐसे कहकर लोग चिढ़ा भी देते। जब भी एक दूसरे के साथ अनबन होता तो ये शब्द उन्हें सुनने के लिए आम हो चुका था। लेकिन शुरुआती दौर में इस जले हुए चेहरे को लेकर जीना उनके लिए बेहद दर्द भरी था, बहुत परेशानी का था। लेकिन फिर भी वो जीते लोगों से सुनते सुनते उनके शरीर पर, दिमाग पर यह असर करना बंद हो गया कि वो जली हुई है, वो है। लेकिन कहीं न कहीं मन में था
कि अभी तो पूरा उम्र पड़ा हुआ है और शादी भी होनी बाकी है और चेहरे को अच्छा होना लड़की के लिए बेहद जरूरी है। और लड़की खुद को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए तमाम प्रकार के वो काम करते, चाहे वो दर्द भरी रास्तों से गुजरे, चाहे किसी भी प्रकार। जब दोस्तों कोई भी लड़की अगर ब्यूटी पार्लर जाती है तो बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है, बस इसलिए कि वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे और खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन ये लड़की जब ही समाज में, रिश्तेदार में कहीं भी जाते और किसी से अनबन होती तो ये कसक था कि वो और उनका शरीर जला हुआ है और इतनी सुंदर नहीं है जितनी और लड़कियां हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, अब बाहर नहीं जाती है, घर में टीवी देखती है और मोबाइल पर अपना समय बिताती है और अधिकतर समय अपने चेहरे को ढक कर रखती है। जब ये लड़की यानी शहजादी अब सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाता है और अधिकतर समय सोशल मीडिया पर गुजारने लगता है, इसी दौरान आगरा के रहने वाले उजैर से उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर उससे बातचीत होने लगता है और एक गहरा संबंध हो जाता है, जहां इस लड़की से दूर दूर तक आस पड़ोस में और मोहल्ले में कोई भी दोस्त नहीं हुआ करता, उनसे ज्यादा बात करने वाला नहीं था, उनके दुख और दर्द के अंदर की भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं था। अब जो आगरा के रहने वाला उजैर जो नाम का लड़का है, वो उनके दर्द को, पीड़ा को, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को कद्र करता और कहता ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इन लड़की का दर्द तब पर भी कम नहीं होता, लेकिन अब यकीन था कि अब दोस्तों के साथ जो सोशल मीडिया के द्वारा दोस्त बन चुका था, उन्हें शेयर करता कि हमारे जिंदगी में ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्हें फोटो भेजता और चेहरे दिखाता और तमाम प्रकार के बातें कई समय तक, महीनों तक चलता रहा, सालों निकल गया। लेकिन उनके मन में एक अभी भी कसक है, शायद उतनी सुंदर नहीं है जितनी आम लड़कियां हैं। दोस्तों ये दोनों ही कोरोना काल में मिले थे, लोगों के पास पर्याप्त समय होता था, अधिकतर समय सोशल मीडिया में ही गुजारता था और अक्सर बातें लंबी लंबी समय तक करते रहता था और उन्हें लगा था कि कोई ऐसा शख्स है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और आंख बंद करके शहजादी अब उजैर के ऊपर विश्वास करने लगा। तब उजैर एक बात शहजादी को बोलता है और कहता है कि हमारे देश में जो फिल्म इंडस्ट्री है, हीरो हीरोइन है बहुत सारे, जिसके होठ ऐसे होते हैं, नाक इस तरह होता है, कटा फटा होता है, लेकिन वो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा देता है और ऊपर से देखने में कभी भी नहीं लगता है कि उनके होठ खराब है या नाक टेढ़ी है या गाल नीचे है या स्किन खराब है, ऐसा कभी नहीं लगता है। मतलब सब चीज ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा आता है, महंगा होता है। अब ये लड़के को उम्मीद जागती है कि उनके चेहरे पर जो जला हुआ निशान है, एक दाग है, वो परमानेंटली ठीक हो सकता है और वो भी आम लड़कियों की तरह सुंदर दिख सकती है। दोस्तों इतना तक तो अब समाधान हो चुका था, दिल को तसल्ली थी। अब जो लोग ताने मारते थे, अब वो ताने पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, बस ये दाग प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ठीक हो जाए। लेकिन उनके लिए पैसे चाहिए। अब पैसे का जुगाड़ कैसे हो? एक साधारण परिवार है, वो खुद भी कुछ काम नहीं करती है और पैसे की आमदनी है नहीं। दोस्तों फिर वही उनका जो दोस्त होता है, प्रेमी होता है, वो कहता है कि आपको अच्छा काम भी मिल सकता है, बशर्ते आपको इस हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़कर दूसरे देश में जाना होगा और वहां आप काम करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और वहां जाने के बाद जब पैसे हो जाएंगे तो आप खुद का इलाज और जिंदगी बेहतर जी। तब मुझे ये यकीन दिला देता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, अपने लोग हैं और हम भी साथ चलेंगे। तो सऊदी अरब जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट और जो भी कागजी डॉक्यूमेंट होता है, सरकारी कागजात होता है, तमाम चीज अब उजैर बनवा देता है। और ये तमाम प्रतिक्रिया करने के बाद सभी से सलाह भी लेता है, जान पहचान भी बढ़ाता है और अपने प्रेमी के ऊपर पूरा शहजादी भरोसा भी करता है, यकीन भी करता है। भरोसा करे भी क्यों नहीं, क्योंकि और कोई उसका बात और विचार और दर्द और ताने सुनने वाला और नजदीक से उन्हें समझने वाला, उनकी भावनाओं को कद्र करने वाला और कोई बचा ही नहीं था।
तो सिर्फ एक बचा था, तो प्रेमी ही उसका संसार था और उनकी बातों पर विश्वास करना उनकी एक मजबूरी भी थी। दोस्तों, पासपोर्ट वीजा बनाने के बाद वो हर चीज तैयार करता है, कागजी डॉक्यूमेंट तैयार करता है और सीधे इंडिया से सऊदी अरब पहुंच जाता है। कुछ समय सऊदी अरब उजैर के साथ समय बिताता है और देखता है कि इधर उधर काम क्या करे। अब लड़की है, इधर उधर जाना भी मुश्किल है, तो उजैर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रख देता है और वो रिश्तेदार इसीलिए मान जाते हैं क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है और उनकी देखभाल करने के लिए, घर में छोटे मोटे काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए अब सऊदी अरब में ही एक परिवार यानी उन्हीं का रिश्तेदार जान पहचान के उन्हें रख लेता है। ये जो परिवार होता है फैज और नादिया, दोस्तों ये दोनों ही सऊदी अरब में काम काज करने वाला परिवार होता है। दोनों पति पत्नी ही बाहर काम काज करते हैं, तो बच्चे की देखभाल के लिए किसी न किसी व्यक्ति को यानी महिला को होना अनिवार्य है। तो शहजादी इसके लिए बेहतर विकल्प था, अच्छा था। वो भी मुस्लिम थी और ये भी मुस्लिम परिवार से थी और जान पहचान वाले ने ही उन्हें अपने परिवार में रखा था। तो अब किसी प्रकार की दिक्कत या पूछताछ करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। बहुत ही प्यार से, अच्छे से उन्हें गले लगाता है, मान सम्मान देता है और फैज के घर में वो काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता। जब बच्चा उनके घर में होता है तो उन्हें खिलाता पिलाता, नित्य दिन के जो भी कार्य होता था सब करवाता। दोस्तों, वो बच्चा जो था, फैज और नादिया का जो बच्चा था, वो कुछ ही समय के बाद वो बीमार ज्यादा रहने लगता है। तो उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरी होती है, डॉक्टरों की निगरानी में ज्यादा रखने का जरूरी हो जाता है। हालांकि फैज और नादिया काम काजी लोग होते हैं, अक्सर वो कंपनी में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, घर से बाहर होते हैं और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी शहजादी के ही ऊपर होता है। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर का एक टीम कहे तो एक नर्स आती है, उसको इंजेक्शन लगाती है और कहता है ठीक है और चली जाती है। ये आम बात की तरह चलता ही रहता है और अगले दिन भी नर्स आती है, उसका देखभाल करती है, चली जाती है। फैज और नादिया को यानी उनके बच्चे के माता पिता को ये बात बार बार बताया जाता है कि अभी अक्सर ज्यादा बीमार रहती है, बच्चे का बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बोला कोई बात नहीं, बच्चे हैं, रोना लगा ही रहता है, अगर ज्यादा इंजेक्शन या दवा दिया जाता है तो बच्चे और भी रोते हैं। तो बोलता है ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उन्हें सुई लगाता है और सुई इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चा रोता ही रहता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता है। शहजादी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, बताए किसको? तो फिर इन्हीं माता पिता को, इनके माता पिता को यानी फैज और नादिया को फोन करता है, कहता है बच्चा काफी रो रहा है, रोना रुक ही नहीं रहा है, यानी मुंह बंद ही नहीं कर रहा है और रोता ही जा रहा है। वो बेहद परेशान है, दुखी है कि कुछ और तो नहीं हो गया। बोलता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही देर में बच्चा शांत हो जाता है, सो जाता है, एक कपड़े से उसके ऊपर ढक दिया जाता है और फिर कुछ देर के बाद फैज और नादिया फोन करता है, बात करता है तो बताता है कि बच्चे सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ समय के बाद ये दोनों भी घर पे लौटते हैं, देखते हैं उनका बच्चा सो रहा है, शांति है। क्योंकि जब अक्सर आते तो बच्चे रोते हुए, बिलखते हुए मिलते थे, लेकिन अब बच्चे आराम से सो रहे हैं तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक लंबा समय गुजर जाता है जब बच्चे का मूवमेंट भी नहीं होता और बच्चे रोते भी नहीं है, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है। और फैज और नादिया जब उनकी नजर बच्चे पर पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है। फिर बच्चे का हिलाता डुलाता उधर उधर देखता है, अब देखता है कि बच्चे तो परमानेंट ही हर चीज बंद कर चुका है। न तो बच्चे की सांसें चल रही है, न एक्टिविटीज है, न कुछ है, यानी बच्चे अब मर चुके हैं। दोस्तों, अब ये दोनों जो पति पत्नी है, परिवार का पहला संतान है। अब ये पति पत्नी यानी बच्चे का जो माता पिता अपने होश आवास खो बैठते हैं। अब काम काज करने वाला लोग पूरा गुस्सा शहजादी के ऊपर उतारने लगते हैं, मेडिकल टीम को भी भला बुरा कहते हैं। लेकिन अब
सामने शहजादी है, इसके सिवा कोई और है नहीं। उन्हीं पर बहुत जोर डालकर बुरा भला कहती है कि तूने मेरे बच्चे को अच्छी से देखभाल नहीं की, उनका केयर नहीं किया, जिसके लिए तुम्हें इतने ज्यादा पैसे मिलते थे और खाना मिलता था, रूम मिलता था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम लोगों की तरफ से नहीं था, लेकिन तूने हमारे ही घर परिवार को उजाड़ने के लिए ये क्या कर दिया। यानी तुम्हारी ही गलती है कि तुमने ऐसा कर। दोस्तों, जैसा भी होता है, बच्चे को दफना दिया जाता है। अब मामला खत्म। लेकिन इसके दिल में जो जख्म था, उनके बच्चे के खोने का गम था, दर्द था और परेशानी था, उसे दिन रात अब चैन नहीं आ रहा था, रातें भी नहीं गुजर रही थी, न दिन गुजर रहा था। अब बड़ी परेशानी हो जाती है और बदले की भाव आ जाता है और कहता है तू ही ने मेरे बच्चे को मार दी। और उनके साथ बहुत झगड़ा करती है, मारती पीटती है, गलत सलूक करता है, बदसलूकी करता है उसके साथ। और फिर कहता है कि तुम बोल दो कि तूने ही मेरे बच्ची को मार दिया है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। दोस्तों, अब इस हालात को देखकर शहजादी सहम जाती है, वो भी डर जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है और कहता है कि हाँ, मुझसे ही गलती हो गई और मेरे ही कारण बच्चे की मौत हो गई। अब क्या था, कुछ ही समय में वो सऊदी अरब की कोर्ट में ये बात दाखिल कर देता है कि ये जो शहजादी है हत्यारनी है, इन्होंने मेरे छोटे से बच्चे को मौत का घाट उतार दिया और इसी की वजह से मेरे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं। जो निचली अदालत होता है दोस्तों, ये लगभग सालों भर चलती है और साल भर के बाद उन्हें फांसी की सजा दिया। और शहजादी को जो ही फांसी की सजा मिलती है, फिर ऊपरी अदालत में जाता है और ऊपरी अदालत भी तमाम बातों को तहकीकात करता है, पूछताछ करता है, अलग अलग लोगों से जानकारी इकट्ठा करता है, बहस होती है और फिर पता चलता है कि वो ऊपरी अदालत भी उन्हें फांसी की सजा सुना देती है। यानी अब फांसी की सजा बरकरार है और कुछ ही समय के बाद अब फांसी की सजा। दोस्तों, अब बात क्या था, 16 फरवरी 2025 के समय जेल के अधिकारी आते हैं और शहजादी से कहते हैं कि अगले ही कुछ घंटों में, यानी कुछ ही समय में आपको फांसी दे दी जाएगी और मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो आप बता सकते हैं। अब आखिरी इच्छा क्या है? बोलता है कि मैं अपने अब्बू और अम्मी से बात करना चाहती हूँ। तो अधिकारी पूरा इंतजाम करते हैं, फिर बात करवा देते हैं और रोते बिलखते हुए अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, ये मेरी आखिरी कॉल है, आखिरी बात है, आखिरी बार आमना सामना है, क्योंकि अगले ही कुछ घंटों में मुझे इस सऊदी अरब की धरती पर फांसी पर लटका दिया जाएगा, यानी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मुझसे जो भी कोई गलतियां हुआ हो मुझे माफ करना। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो फोन रख। दोस्तों, लगभग 2 साल तक सऊदी अरब में के जेल में गुजारे। जब यही बात उनके माता पिता को पता चला तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के पास भी मेल के जरिए संदेश भेजता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए सरकार उनकी मदद करे, वतन वापसी करवाए। तमाम प्रकार के बातें अलग अलग ऑफिसों में जाकर अलग अलग नेताओं के पास जाकर गुहार लगाता है। लेकिन असल बात यह है और कहा यह जाता है कि शहजादी को न तो अच्छे वकील मिले, न ही बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया और तमाम वो चीज जो शहजादी की ओर से कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सीधे सीधे और लंबा समय के बाद उन्हें जबरदस्ती इस बच्चे की मौत के जिम्मेदार के लिए कबूल करवाया गया और इन्हें फांसी के तख्तों तक पहुंचाने के लिए परिवार भी मजबूर किया गया और न अच्छे वकील मिलने के कारण उसे इस मोड़ पर और अंतिम सांस पर लाकर। दोस्तों, ये मामला अभी भी विचाराधीन है, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून है बहुत ही कड़े है और कब उन्हें फांसी हो जाएगा इनकी कोई गारंटी नहीं है और जल्दी भी हो सकती है, इसकी भी आस लगाए जा रहे हैं। दास्तां बेहद ही दर्द भरी है और दर्दनाक है कि एक लड़की अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर जो जला हुआ निशान था सिर्फ उसे मिटाने के लिए और समाज में इज्जत पाने के लिए लोग उनकी भावनाओं को समझे, जानने वाले उन्हें ठेस न पहुंचाए, बस
उसी से जीत हासिल करने के लिए उन्होंने तमाम वो कदम उठाए जो समाज में अपने आप को अच्छे साबित कर सकता है। लेकिन इसी अच्छे साबित करने के लिए उनकी कीमत अपनी जान तक देनी पड़ सकती है, ये शायद उनके जहन में, दिमाग में और सपने में भी कभी नहीं आया था। लेकिन आज वही शहजादी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहां तक आ गए तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब